दोस्तों, क्या आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब पूरी दुनिया हिटलर की नाजी सेना से खौफ खाती थी, तब इतिहास में एक ऐसा आदमी भी था जिसका नाम सुनते ही हिटलर भी थर-थर कांपता था। ये दुनिया का इकलौता ऐसा शख्स था जिससे न केवल हिटलर डरता था बल्कि उसने अपने दम पर 3 लाख लोगों की जान भी बचाई थी, वो भी उस समय जब पूरे विश्व में हिटलर की तूती बोलती थी। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर वो आदमी कौन था और उसने ये कमाल कैसे किया। चलिए जानते हैं हमारी आज की इस स्पेशल वीडियो में। मूवी का नाम है डार्केस्ट आवर। IMDb रेटिंग है 7.4 और ये कहानी इतनी जबरदस्त थी कि 2 ऑस्कर अवार्ड्स के साथ इसे इतने अनगिनत अवार्ड्स मिले हैं जिन्हें गिनते गिनते आप थक जाएंगे। हमारी इस कहानी की शुरुआत 9 मई सन 1940 से शुरू होती है। ये वो वक्त था जब हिटलर का आतंक पूरे विश्व में फैला हुआ था। उसने पोलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे जैसे बड़े बड़े देशों पर कब्जा जमा लिया था। उसकी 30 लाख की फौज अब बेल्जियम बॉर्डर पर खड़ी है, क्योंकि उसका सपना था कि वो पूरे यूरोप पर राज करे। और अपने सपने को साकार करने के लिए हिटलर किसी भी हद तक जाने को तैयार था। ऐसे में अगर कोई देश हिटलर को रोक सकता था तो वो था यूके। लेकिन उसके प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलिन की फिसड्डी रणनीति की वजह से हिटलर को रोका नहीं गया। ब्रिटेन पार्लियामेंट में इस बात को लेकर काफी हंगामा होता है और सभी सदस्य नेविल के इस्तीफे की खुलेआम मांग करने लगते हैं, जिसके अगले ही दिन वो इस्तीफा दे देते हैं और करीबी दोस्त लॉर्ड हॉलीफैक्स का नाम प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए पार्लियामेंट में सजेस्ट करते हैं। पर हॉलीफैक्स इसके लिए साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि इस वक्त जो ब्रिटेन की हालत होती है, ऐसे हालात में कोई भी नेता खुद को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहता था। सबको अच्छे से मालूम था कि यूरोप को इस वक्त हिटलर से बचा पाना नामुमकिन है। ऐसे में प्रधानमंत्री पद के लिए सिर्फ एक ही नाम बचा था, एक ऐसा नाम जिसे पक्ष विपक्ष दोनों ही काफी पसंद करता था, और वो होते हैं विंस्टन चर्चिल। हालांकि चैम्बरलेन के पक्ष के कुछ नेता चर्चिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनके पास इसके सिवा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। अब हम विंस्टन चर्चिल को देखते हैं, जो अपने कमरे में रोजाना की तरह किसी काम में व्यस्त थे। तभी उनकी नई सेक्रेटरी एलिजाबेथ वहां आती है। वो एलिजाबेथ को एक स्पीच टाइप करने के लिए कहते हैं, लेकिन थोड़े सनकी स्वभाव के चर्चिल एलिजाबेथ को 1-2 गलतियों पर उसे डांटने लगते हैं और फिर वहां से जाने के लिए कह देते हैं। मायूस एलिजाबेथ जब बाहर जा रही होती है, तभी वहां पर एक आदमी मोटरसाइकिल से आता है और उसे एक शाही लेटर देकर वहां से चला जाता है। अब मजबूरी में ही सही, लेकिन इस खत को उसे चर्चिल तक पहुंचाना पड़ता है और इससे उसकी नौकरी भी वापस मिल जाती है। दरअसल ये खत किंग जॉर्ज 6 के द्वारा भेजा गया था, जहां पर उन्होंने चर्चिल को बकिंघम पैलेस में इनवाइट किया था। वहीं दूसरी तरफ हम किंग जॉर्ज 6 को देखते हैं, जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री चैम्बरलेन से कुछ जरूरी बातें कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि चर्चिल प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनकी रणनीति कभी भी ब्रिटेन के फेवर में नहीं रही। उल्टा वो स्वभाव में भी काफी अक्खड़ थे। वो किसी की भी बात न मानने वाले नेताओं में से एक थे। और तो और उन्होंने किंग जॉर्ज के भाई की उस वक्त मदद की थी जब वो एक तलाकशुदा महिला से शादी करके शाही परिवार को बदनाम कर रहे थे। पर चैम्बरलेन उन्हें बताते हैं कि हमारी पार्टी में सिर्फ चर्चिल ही एक ऐसे शख्स हैं जिनसे विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। इसी दौरान वहाँ पर विंस्टन चर्चिल आ जाते हैं और किंग जॉर्ज के ऑफर को खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो हमेशा से देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। अगले रोज चर्चिल पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली स्पीच देते हैं, जहाँ वो हिटलर को एक राक्षस बताते हुए कहते हैं कि मेरे पास अपने देश को देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय खून, पसीने और आंसू के। हम जर्मनी को किसी भी हाल में यूरोप पर कब्जा करने नहीं देंगे, फिर चाहे इसके लिए हमें अपनी जान क्यों न देनी पड़े। वैसे तो बतौर प्रधानमंत्री चर्चिल ने बहुत ही शानदार स्पीच दी थी, पर कोई भी उनका समर्थन नहीं करता, क्योंकि सभी हिटलर से डरते थे और उससे समझौता करना चाहते थे। चैम्बरलेन और हॉलीफैक्स को लगने लगा था कि उन्होंने चर्चिल को प्रधानमंत्री बनाकर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर उसे प्रधानमंत्री के पद से हटाने के लिए साजिश रचते हैं। वो दोनों फैसला करते हैं कि किसी भी तरह चर्चिल से एक पेपर पर लिखवा लेंगे कि वो हिटलर से शांति समझौता नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद दोनों अपने अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और चर्चिल का सपोर्ट गिर जाएगा, जिससे उसकी कुर्सी चली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ चर्चिल हिटलर की हर गतिविधियों पर नजर रख रहा था। उसे मालूम पड़ता है कि जर्मनी कभी भी बेल्जियम और हॉलैंड पर कब्जा कर सकता है। और तो और फ्रांस के 2 लाख सैनिकों ने बीते दिनों जर्मनी के 30 लाख सैनिकों के आगे घुटने टेक दिए, यानी कि पेरिस तक पहुंचने का रास्ता हिटलर के लिए लगभग साफ हो चुका है। यूके के उच्च सैन्य अधिकारी अब हिटलर से खौफ खाने लगे थे
और वो चाहते थे कि ये बात पूरे देश को मालूम चल जाए। लेकिन चर्चिल इतनी जल्दी घुटने टेकने वालों में से नहीं थे। इसके लिए वो सबसे पहले अपने मित्र देशों के पास जाते हैं और उनसे एक गठबंधन बनाकर हिटलर के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कहते हैं। पर कोई भी चर्चिल के साथ मिलकर हिटलर से जंग के लिए तैयार नहीं था। शाम को चर्चिल रेडियो पर अपने देशवासियों को खबर देते हैं कि जर्मनी और फ्रांस के बीच युद्ध हो चुका है। जर्मनी ने फ्रांस के एक छोटे से हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जबकि हकीकत में जर्मन ने फ्रांस के बड़े बड़े हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया होता है। लेकिन सैनिक हिटलर की सेना के सामने हार मान चुके थे। मगर फिर भी चर्चिल देशवासियों से ये बात इसलिए छुपाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके देश के लोगों के अंदर का साहस टूटे। हालांकि ये बात किंग जॉर्ज 6 को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और उन्हें फोन करके आइंदा से जनता को ऐसे झूठा दिलासा देने के लिए मना करते हैं। फिर आता है 25 मई, जब चर्चिल को मालूम पड़ता है कि जर्मन सेना ने ब्रिटिश, बेल्जियम और फ्रेंच डिवीजन को चारों तरफ से घेर लिया है और उनकी पूरी सेना फ्रांस के डंकिर्क बीच पर पूरी तरीके से फंस चुकी है, जिन्हें वहां से बाहर निकालना नामुमकिन था। चर्चिल मिलिट्री जनरल से पूछते हैं कि वहां हमारे कितने आदमी हैं, जिस पर उन्हें बताया जाता है कि उस बीच पर हमारी पूरी सेना फंसी हुई है और अगर एक बार नाजी सैनिक वहां पहुंच गए और हमारे लोगों को कब्जे में ले लिया तो ये युद्ध जीतना तो छोड़िए, ब्रिटेन कभी भी जीवन में यूरोप को आजाद नहीं करवा पाएगा। अब चर्चिल किसी भी कीमत पर अपने जवानों को वहां से निकालना चाहते हैं, लेकिन ये काम सांप के बिल में हाथ डालने के बराबर होगा, क्योंकि जर्मन सेना वहां से लगभग 50 मील की दूरी पर है और वो किसी भी समय वहां पर पहुंच सकते हैं। तभी चर्चिल को एक अधिकारी के द्वारा मालूम पड़ता है कि ब्रिटेन की एक छोटी सी 400 सैनिकों की टुकड़ी उसी देश में मौजूद है जहां उनके लाखों सैनिक फंसे हुए हैं। वो फौरन एक प्लान बनाते हैं और अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि उनकी एक टुकड़ी सामने से जाकर हिटलर की सेना पर हमला करेगी, जिससे जर्मन्स का ध्यान भटकेगा और मौके का फायदा उठाकर डंकिर्क में फंसे इंग्लिश सैनिक वहां से निकलेंगे। चर्चिल के इस बेखौफ प्लान से हर कोई ताज्जुब में था। पूर्व प्रधानमंत्री चैम्बरलिन और हॉलीफैक्स तो इसके सख्त खिलाफ थे। उनके मुताबिक वो अपने 400 सैनिकों का बलिदान ऐसे नहीं दे सकते। लेकिन चर्चिल कड़े शब्दों में उनकी निंदा करते हुए कहते हैं कि अगर 400 सैनिकों की जान के बदले 3 लाख सैनिकों के परिवार आबाद हो रहे हैं तो मैं अपने इस फैसले पर अड़ा रहूंगा। दरअसल दोस्तों, चैम्बरलेन और हॉलीफैक्स किसी भी कीमत पर हिटलर के हाथों बंदी नहीं बनना चाहते। वो तो उससे शांति समझौता करने में लगे हैं, पर चर्चिल की सोच उनसे बिल्कुल अलग है। वो इतने उम्र दराज होने के बावजूद भी हिटलर से 2-2 हाथ करने को तैयार थे। बस अगर कोई बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी तो वो थी कि आखिर इन 3 लाख सैनिकों को वहां से निकाला कैसे जाए। चर्चिल इसके लिए अपने मित्र राष्ट्रों से भी मदद मांगते हैं, लेकिन हिटलर के आगे कोई भी नहीं आना चाहता था। चर्चिल बहुत अच्छे से इस बात को जानते थे कि अगर उनकी 4000 सैनिकों की टुकड़ी ने जर्मन्स को युद्ध में फंसाए रखा तो ये उनके लिए एक छोटा सा अवसर हो सकता है। वो फौरन ब्रिटिश नेवी के कमांडर को आदेश देते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो सभी डंकिर्क बीच में पहुँचे और अपनी नाव की जगह आसपास मौजूद मछुआरों की नाव से जाएं, ताकि जर्मन को उनके आने की जरा सी भी भनक ना लगे। चर्चिल इस ऑपरेशन को डायनेमो का नाम देते हैं और सभी लोग बिना वक्त गवाए अपने अपने काम में लग जाते हैं। हालांकि चैम्बरलेन और हॉलीफैक्स उनके काम से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। वो लोग किसी युद्ध की जगह सिर्फ शांति समझौता चाहते थे। असल में उस दौर में इटली और जापान जर्मनी का साथ दे रहे थे और इटली की मदद से ये दोनों नेता भी जर्मनी के साथ मिलकर शांति समझौता करना चाहते थे। पर चर्चिल उन्हें समझाते हैं कि अगर उन्होंने शांति समझौते की पेशकश की भी तो हिटलर नहीं मानेगा, क्योंकि इस समय वो हमसे ज्यादा ताकतवर है और आखिर वो यूके जैसे देश को क्यों ही अपने हाथ से जाने देगा। हॉलीफैक्स तो बस चर्चिल की इसी बगावत का इंतजार कर रहा था ताकि वो उसे निकाल सके और ऐसे में मौका पाकर चौका मारते हुए हॉलीफैक्स चर्चिल को साफ साफ कह देते हैं कि अगर 24 घंटे के अंदर उसने शांति समझौता नहीं किया तो वो अपने पद से रिजाइन दे देगा। इसके बाद हॉलीफैक्स चैम्बरलेन के पास जाता है और उसे भी रिजाइन करने को कहता है। चर्चिल हॉलीफैक्स को कहते हैं कि उन्हें उनकी जरूरत है, क्योंकि अगर हॉलीफैक्स और पिछले प्रधानमंत्री चैम्बरलेन ने इस्तीफा दिया तो बाकी के नेता नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत चर्चिल को प्रधानमंत्री पद से हटा देंगे। चैम्बरलेन और हॉलीफैक्स ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि डंकिर्क बीच पर फंसे उनके लाखों सैनिक मारे जाएं और जर्मन्स उनके घर तक पहुंचकर सब कुछ बर्बाद कर दें। वहीं दूसरी तरफ केले बंदरगाह पर जहां पर 4000 सैनिक हैं, उनके ब्रिगेडियर निचोल्सन को चर्चिल का एक खत मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं आपका बहुत ही ज्यादा आभारी हूं कि आपकी वजह से डंकिर्क पर मौजूद हमारे सभी सिपाही सुरक्षित हैं। हालांकि मुझे इस बात का बेहद दुख भी है कि हम आपको वहां से कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। यानी कि दोस्तों, इन लोगों को जर्मनी से लड़ते हुए अपने देश के लिए जान देनी पड़ेगी। ये कहानी का सबसे भावुक पल होता है।
इन सब के बावजूद भी डंकिर्क में मौजूद लाखों सैनिकों को निकालना आसान काम नहीं था, क्योंकि जर्मन्स उन पर हवाई हमले भी कर सकते हैं। अगले दिन चर्चिल को मालूम पड़ता है कि बेल्जियम और फ्रांस दोनों ही जर्मनी के सामने सरेंडर करने वाले हैं। ये खबर सुनकर पहले तो हताश बैठे चर्चिल अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। वहीं चैम्बरलेन और हॉलीफैक्स उन्हें बताते हैं कि इटली ब्रिटेन और जर्मनी के बीच शांति समझौता करने के लिए तैयार है, मगर चर्चिल का साफ कहना था कि अगर जर्मनी ब्रिटेन की आजादी को नहीं छीनेगा तभी वो इस पर विचार करेंगे। उसके बाद रात में चर्चिल शांति वार्ता के लिए सदन में बोले जाने वाले भाषण की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्हें अखबार में छपी हिटलर की फोटो नजर आती है, जिसे देखकर चर्चिल को काफी गुस्सा आता है और वो उसे भला बुरा कहने लगते हैं। लेकिन इसके सिवा उनके पास कुछ कहने को था भी नहीं। आखिर वो करे भी तो क्या करे। अपने देश के लिए लड़ना तो चाहते थे, लेकिन उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। ऐसे में अपने लाखों सैनिकों को मौत के मुंह में छोड़ना कहीं से भी वाजिब नजर नहीं आ रहा था। इसी दौरान उनकी नजर सेक्रेटरी एलिजाबेथ की लॉकेट पर जाती है, जिस पर एक शख्स की फोटो थी। चर्चिल पूछते हैं कि ये कौन है। वो बताती है कि ये मेरा भाई है, जो कि डंकिर्क की तरफ जाते वक्त मारा गया। ये सुनकर चर्चिल काफी हताश हो जाते हैं और छत पर बैठकर सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसी क्या कमी रह गई जिस वजह से वो अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे चर्चिल अपना मनोबल खोते जा रहे थे। आज उनसे मिलने किंग जॉर्ज आते हैं। चर्चिल किसी तरह उनसे मिलने के लिए जाते हैं। चर्चिल की ऐसी दशा देखकर किंग जॉर्ज भी हैरत में थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी चर्चिल को हार मानते हुए नहीं देखा था। वो हमेशा सूरज के प्रकाश की तरह चमकते रहते थे। लेकिन आज ना जाने कैसे ब्रिटेन के बगीचे का सबसे खूबसूरत फूल मुरझाया हुआ था। हमेशा चर्चिल का विरोध और उन पर शक करने वाले किंग जॉर्ज भी आज उनके समर्थन में थे। वो भी नहीं चाहते थे कि उनका देश गुलामी की जंजीरों में कस जाए, इसलिए वो चर्चिल को खुले हाथों से काम करने की छूट देते हैं और तो और लोगों के बीच जाकर उनसे सलाह मशवरा लेने की बात कहते हैं। अब यहाँ पर चर्चिल को नौसेना अध्यक्ष रैमसी का कॉल आता है, जो उन्हें बताते हैं कि ऑपरेशन डायनेमो के लिए 800 नावें तैयार हो गई हैं और ये अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा नावों का बेड़ा है, जो डंकिर्क में फंसे अपने लाखों सैनिकों को बचाकर घर वापस लेकर आएगा। वो चर्चिल से मिशन को आगे बढ़ाने की परमिशन मांगते हैं, जिस पर वो परमिशन दे देते हैं। अगले दिन चर्चिल पार्लियामेंट के लिए निकलते हैं, जहाँ पर उन्हें जर्मनी के साथ शांति समझौते पर बात करने के लिए संबोधन करना है। पर ना जाने क्यों वो पार्लियामेंट पहुँचने से पहले ही बीच रास्ते में ही अपनी गाड़ी से उतरकर एक अंडर ट्रेन रेलवे स्टेशन के पास पहुँच जाते हैं। यहाँ वो आम लोगों के बीच जाकर खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी हैरत में थे। ब्रिटेन की आम जनता ने अभी तक अपने प्रधानमंत्री को इस तरह अकेला नहीं देखा था। जिसके बाद चर्चिल धीरे धीरे देश की जनता के बीच बैठकर उनसे बातचीत करने लगते हैं और बातों ही बातों में आम जनता की राय लेने लगते हैं, जिस पर लोग कहते हैं कि हाँ, हम लड़ेंगे और तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक हम जिंदा हैं। जिससे लोगों के बीच भी ये साफ हो गया है कि किंग जॉर्ज भी लड़ना चाहते हैं। अब चर्चिल को समझ में आ चुका था कि न सिर्फ राजा साहब बल्कि पूरी की पूरी जनता हिटलर के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग लड़ना चाहते हैं और हम अब लड़ेंगे। जिसके बाद चर्चिल सीधे पार्लियामेंट में पहुंचते हैं और अपने साथियों से कहते हैं, हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। ब्रिटेन की जनता लड़ना चाहती है, हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे अंदर सांसें बची रहेंगी, लेकिन अपने जीते जी किसी भी कीमत पर हिटलर का झंडा नहीं फहराने देंगे। चर्चिल की बातें सुनने के बाद पार्लियामेंट के सभी सदस्यों के अंदर एक अलग ही जोश भर जाता है और जोरदार तालियों के साथ चर्चिल की युद्ध नीति का समर्थन करते हैं। अब चर्चिल के साथ हर कोई अपने देश के लिए लड़ना चाहता है और आखिरकार हॉलीफैक्स और चैम्बरलेन को भी उनके सामने झुकना पड़ता है। चर्चिल ने सिर्फ अपने देश की जनता का विश्वास ही नहीं जीता, बल्कि डंकिर्क में चल रहे युद्ध को भी उन्होंने जीत लिया। चर्चिल के विश्वास ने न सिर्फ हार मान चुके करोड़ों लोगों को उम्मीदें दी थी, बल्कि लाखों लोगों को हिटलर की नाक के नीचे से जिंदा बचा लिया। इस घटना के 6 महीने बाद चैम्बरलेन की मृत्यु हो जाती है। वहीं हॉलीफैक्स को फॉरेन कैबिनेट से निकालकर वापस वॉशिंगटन भेज दिया जाता है। अब इसके 5 सालों के भीतर ब्रिटेन और उसके मित्र राष्ट्रों ने इस युद्ध में जीत की घोषणा कर दी थी और विंस्टन चर्चिल का नाम हमेशा हमेशा के लिए ब्रिटेन के इतिहास में अमर हो गया। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन जाते जाते आपको बता दें, ये वही चर्चिल है जिसने गांधी जी को अधनंगा, उद्रवी, फकीर कहा था। साथ ही भारत में हुए 1943 के अकाल और भुखमरी का कारण भी इन्हें ही माना जाता है, जिसकी वजह से बंगाल में करीब 40 लाख से ज्यादा लोग भूख से मर गए थे। ये वही दौर था जब भारत पर अंग्रेजों का शिकंजा कसता जा रहा था और चर्चिल ने यहाँ पर अनाज भेजने की बजाय अपने मित्र राष्ट्रों को भेज रहे थे।
ये वही चर्चिल है जिसने भारत में इतनी भयानक भुखमरी होने के बावजूद भी ये कहा था कि अगर हिंदुस्तान में अकाल है तो गांधी अभी तक जिंदा कैसे है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।